Hello students. Now welcome again on the channel Abby Success Point. Students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर बल 9 चैप्टर बल फोर्स। स्टूडेंट्स, तो हम जानेंगे आज फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है और फोर्स के बाद हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। पहले बल की संकल्पना देखेंगे हम, उसके बाद न्यूटन की गति के तीनों जो नियम हैं उन्हें हम जानेंगे। तो 9th क्लास का चैप्टर है बल एवं गति के नियम और हम आज उसकी रीडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु कहीं पे है, जैसे कि एक टेबल पड़ी है और उस टेबल को अगर कहीं पे वो स्थित है, कहीं पे पड़ी हुई है, रखी हुई है वो टेबल, और उस टेबल को मुझे कहीं अन्यथा ले जाना हो, कहीं दूसरी जगह पे ले जाना हो, तो मैं उस पर एक बाह्य कारक लगाऊंगा, एक बाह्य बल लगाऊंगा, जिसके द्वारा मैं उसे गति प्रदान कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसे हम बल कहते हैं। ये मैं लिख रहा हूं, वह बाह्य कारक जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। तो स्टूडेंट्स, क्लियर होगा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। जैसे अगर मैं एक बस को, जो एक बस है वो स्टेबल है, वहां पे रखी हुई है, अब उस बस को अगर चलाना हो, उस बस को गति प्रदान करनी हो, तो उस बस को गति प्रदान करने के लिए मुझे एक बाह्य कारक की आवश्यकता होगी, एक बाह्य बल की आवश्यकता होगी। और वो बाह्य बल वहां पे क्या होगा? एक्सीलरेटर। जो एक्सीलरेटर चालक द्वारा, ड्राइवर द्वारा दबाया जाएगा, एक्सीलरेटर दबाया जाएगा, गियर दबाया जाएगा, वो सारे तत्व जिनके कारण अब बस गति करना शुरू कर देगी, वही कारण बल है, वही कारक बल है। वो क्या कर रहे हैं? वस्तु की स्टेबिलिटी, बस की स्थिति का विरोध कर रहे हैं, वो स्थिति को बदलना चाहते हैं। तो बल वह बाह्य कारक हो गया जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयास करता है। अब देखो बच्चों, बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। बल को F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F। अब भाई कैपिटल F से क्यों प्रदर्शित करते हैं? देखो स्टूडेंट्स, कि फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक क्वांटिटी के लिए एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है। तो यहाँ पे बल, इसे हम अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर जो है F, कैपिटल F ले लिया गया है। अब हम प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक स्थान पे फोर्स को, बल को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, देखो कोई भी वस्तु जो यहाँ पे थी, जैसे मैंने मान लिया एक A वस्तु है और ये C बिंदु पे है, C पॉइंट पे एक वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु का ऑब्वियसली एक द्रव्यमान होगा। मान लिया मैंने, वो द्रव्यमान इसका m है। देखो मैंने मान लिया है उसका द्रव्यमान m है। प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान भी है और वो C बिंदु पे रखी हुई है, अब इस A वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को मैंने F फोर्स लगाया,
मैंने माना कि जब ये यहां पे रखी हुई है तब इसका वेग u है, माना इसका वेग u है, प्रारंभिक वेग u इनिशियस, एंड जब मैंने फोर्स F लगाया, F फोर्स जब इस ऑब्जेक्ट पे स्टेबल किया तो इस फोर्स की वजह से इसमें v वेग हो गया। कितना वेग हो गया? v। अब यहां पे देखो एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है टाइम t में, टाइम t में एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एक वस्तु थी m द्रव्यमान की, उसका प्रारंभिक वेग u था, मैंने F बल लगाया, F बल ने t समय पर कार्य किया और t समय पर इस वस्तु का वेग v हो गया। अब ये वस्तु v वेग से चल रही है, अब ये वस्तु v वेग से चल रही है। फील लेना, फील लोगे इसका फील लोगे कैसे कि वस्तु है A, एक ऑब्जेक्ट है A, वो चल रहा है, उसका द्रव्यमान m है और वो u वेग से चल रहा है। अब मैंने उस पे एक फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, एक बाह्य फोर्स लगाया, एक बल लगाया इस पे। अब जैसे ही मैंने इसे बल लगाया तो ये v वेग प्राप्त कर लेती है t समय में, t समय में ये v वेग प्राप्त कर लेती है। इसको ऐसे समझो कि एक बस है और वो बस चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है। जैसे मान लिया मैंने उसका द्रव्यमान है 2 क्विंटल, 2 टन, कुछ भी। अब जो वो बस है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, मैंने मान लिया कि वो उसका प्रारंभिक वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने उस पे एक F बल लगाया, मतलब कि मैंने उसके एक्सीलरेटर को और दबाया, दूसरा गियर लगाया, तो उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त कर ली। v हुआ और इन स्पीड के परिवर्तन में t समय लग गया, मैंने मान लिया समय लग गया t। तो जो F बल था उसने कार्य किया m वस्तु की द्रव्यमान की वस्तु का उसका वेग परिवर्तित कर दिया। तो जो बल होता है वो द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन के गुणन के बराबर होता है। और वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होगी। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होगी। अब भाई कुछ बोल रहे होंगे कि सर नया पीला कहां से आ गया त्वरण? तो बच्चों कि जब वेग में परिवर्तन हो और t समय में हो तो वो वेग में परिवर्तन की दर वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। ये एक फॉर्मूला है। अब देखो त्वरण को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a बराबर है v माइनस u बाई t। तो जो बल होगा वो होगा m इंटू डेल v बाय डेल t, फोर्स इज इक्वल टू m डॉट। अब बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं। देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान m द्रव्यमान और उसके त्वरण a इसका त्वरण था, इनके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब देखो पूरे से हम क्या समझ सकते हैं कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है उसे हम बल कहते हैं, और बल है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? आई होप क्लियर है। देखो अब आगे देखते हैं। देखो लास्ट फॉर्मूला हमने देखा था F इज इक्वल टू m इंटू a, देखा था। अब F जो है वो किसके बराबर होगा? kg मीटर सेकेंड की पावर -2।
होगा, क्यों, ये इसका मात्रक है। और फोर्स को हम न्यूटन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे बच्चों केजी है वो द्रव्यमान के लिए है, मीटर सेकंड की पावर -2 एक्सेलरेशन त्वरण के लिए, और बल को न्यूटन भी कहा जाता है, न्यूटन में भी मापा जाता है। दिस इज इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई मात्रक है, क्योंकि बल की संकल्पना न्यूटन ने दी थी और न्यूटन ने बल की संकल्पना अपने गति के दूसरे नियम संवेग में परिवर्तन के नियम से दी थी। अतः बल को न्यूटन में मापा जाता है। अब देखिए, हमने देखा कि त्वरण था। अब कुछ बोल रहे होंगे बच्चे कि भाई सर त्वरण क्या होता है, तो ये भी हम क्लियर करते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब कैसे, कोई वस्तु, मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है ए, अब इस ए ऑब्जेक्ट का m द्रव्यमान है, मास है, और u वेग से ये चल रही है। अब मैंने इस पे एक F फोर्स लगाया, F एक्सटर्नल लगाया। अब जब F एक्सटर्नल लगाया तो इस F एक्सटर्नल से इस A ने मोशन स्टार्ट कर दी, गति स्टार्ट कर दी। वो गति कैसी, अब ये v वेग प्राप्त कर रहा है। पहले इसका वेग u था, जब मैंने फोर्स लगाया तो इसने v वेग प्राप्त कर लिया, और ये v वेग कब प्राप्त कर लिया, t समय तक फोर्स लगाने के बाद। मैंने t समय तक फोर्स लगाया, एक बल लगाया, और उस t समय तक फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट A ने v वेग प्राप्त कर लिया। अब इसका मोशन v है, तो v माइनस u बाई टी, ये क्या है, डेल्टा v, वेग में परिवर्तन की दर, और इसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं हम, त्वरण को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स को कैपिटल F से। त्वरण का मात्रक ऐसा यूनिट मीटर सेकंड की पावर -2 है, एंड फोर्स का न्यूटन। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर होगा कि फोर्स क्या है, त्वरण क्या है। अब हम न्यूटन की गति के 3 नियम भी पढ़ेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम। अब बच्चों, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व वह गुण है, जड़त्व वस्तु का एक गुण है, वह गुण है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो स्टूडेंट्स, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। और न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यह बताया कि किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु, न्यूटन ने बताया कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का तब तक विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। कैसे, देखो, मान ले कि एक ग्लास है, मान लिया हमने कि एक ग्लास है, और ये ग्लास यहां पे रखा है, और उस पर हमने एक कार्ड सीट रख रखी है, एक कार्ड सीट रख ली हमने, और अब इस कार्ड सीट के ऊपर छोटी सी कार्ड सीट रखेंगे, हम एक छोटी सी ताश का पत्ता एक हम रख सकते हैं इस पे। अब देखो, अब इस पे मैंने एक 5 रुपए का सिक्का रख लिया, कॉइन। अब अगर मैं इसे हाथ से एक फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट दूं,
एक फोर्स लगाऊं यहाँ पे, इसे जोर से धक्का मारूं तो ये कार्ड जो यहां से निकल जाता है, लेकिन ये सिक्का इसके अंदर गिर जाता है। क्यों गिर गया ये सिक्का? बच्चों जब ये ऐसे रखे हुए थे तो ये सिक्का इसके साथ स्थिति में था, इस गत्ते के साथ स्थिति में था, लेकिन जब मैंने एक बल लगाया, इस पे एक बल लगाया तो इस गत्ते ने गति करना प्रारंभ कर लिया, लेकिन इस सिक्के ने अपनी इस गति का विरोध किया। ये अब भी अपनी स्थिति में बना रहना चाहता है, इसलिए जो मैंने इस पे चोट की तो गत्ता तो निकल गया लेकिन सिक्का अंदर गिर गया। इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। बच्चों आप देखते हो कि आप जब बस में बैठे होते हो या खड़े होते हो तो जब बस चालक अचानक से बस पे ब्रेक मारता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि जब बस चल रही होती है तब आपका पूरा शरीर बस के साथ गतिमान होता है, लेकिन जब बस पे ब्रेक मारा जाता है तो आपके शरीर के कमर के नीचे का सारा पार्ट जो बस के संपर्क में है वो तो बस के साथ रुक जाता है, लेकिन आपके कमर के ऊपर का सारा भाग शरीर का जो बस के संपर्क में नहीं है वो अब भी गति करना चाहता है, और इस कारण आपका शरीर अपनी स्थिति का विरोध करता है और अपनी गति का समर्थन करता है और गतिशील रहना चाहता है, जिसकी वजह से आप आगे की ओर झुक जाते हैं। बच्चों तो यह एक थ्योरेटिकल लॉ था न्यूटन का, न्यूटन की जड़त्व का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दैनिक जीवन में देखने को मिल जाएंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, संवेग में परिवर्तन का नियम। थैंक यू वेरी मच।